नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस को भारी जनादेश मिला है और पार्टी 43% मतों के साथ 135 सीटें जीतने में कामयाब रही। यह पिछले 3 दशकों में राज्य में कांग्रेस की सबसे अभी तक की बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी केवल 66 विधानसभा सीटें जीतने में इस दौरान सफल रही है, जबकि जनता दल को लेकर अगर बात की जाए तो जनता दल सेक्युलर के खाते में सिर्फ 19 सीटें ही आई। कांग्रेस की जीत में कई बातें निकलकर सामने आई हैं। पार्टी ने क्षेत्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया और विपक्ष के मजबूत किले को भेदने में भी सफल रही है। बीजेपी की करारी हार के कारणों पर गौर करें तो कर्नाटक में बीजेपी को बीएस येदियुरप्पा को हटाना महंगा पड़ा। बीएस येदियुरप्पा को लेकर सरकार और विधायकों में भले ही असंतोष हो, लेकिन बीएस येदियुरप्पा जनता के बीच मजबूत नेता हैं। येदियुरप्पा को पहले हटाया गया, फिर स्टार कैंपेनर बनाया गया, लेकिन येदियुरप्पा सीएम कैंडिडेट नहीं थे। एक वजह यह भी मानी जा रही है कि कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम वोट बीजेपी के खिलाफ पीएफआई और बजरंग बली के मुद्दे पर एकजुट हो गया। मुस्लिम वोट पीएफआई और बजरंग बली के मुद्दे पर एकजुट हुआ और एक मुश्त मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिला। कर्नाटक का पूरा चुनाव राज्य सरकार के परफॉर्मेंस पर हुआ। बसवराज सरकार पर विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आक्रामक रहा और बीजेपी भी विपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोपों की कोई सटीक काट नहीं ढूंढ पाई। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस का कैंपेन भी खूब असरदार दिखाई दिया। कर्नाटक चुनाव ने ये साबित किया है, बार बार पीएम मोदी ही चुनावी जीत के लिए निर्भर रहना बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। 2024 से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अब ये जरूरी हो जाता है कि प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए स्थानीय नेता का लोकप्रिय होना जरूरी है। वह जनता के बीच पूरी ताकत से उनके बीच रहे और उनके साथ की नजदीकी को वोट में बदलने में सक्षम हो। बीजेपी के एक सबक से यहां पर यह भी है कि राज्यों के चुनावों में अब राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय मामलों मुद्दों को भी उठाना चाहिए। इस दौरान अगर ऐसा नहीं होता है तो स्थानीय मुद्दों के आधार पर जनता किसी को भी नकार सकती है। इस मामले में कांग्रेस ने पूरी रणनीति के तहत कार्य किया है। उसने अडानी हिंडनबर्ग मामले, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने और ईडी सीबीआई की कार्रवाई के मसलों को सिर्फ उतना ही उठाया जितना कि वो चर्चा में बने रहे। लोगों के सामने कांग्रेस ने महंगाई, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और आरक्षण जैसे मुद्दों पर ज्यादा बात की। बीजेपी में इस बात की कमी दिखी। कर्नाटक चुनावों के नतीजों से बीजेपी को ये सबक लेना चाहिए कि हर जगह हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं चल सकता है। साल 2014 में बीजेपी के केंद्र में आने से ठीक पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे। नतीजा ये हुआ था कि इनके बाद बीजेपी, जो कि काफी समय से यूपी में अपने लिए जमीन तलाश रही थी, उसे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का लाभ मिला। कर्नाटक में भी बीजेपी ने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना बीजेपी का बड़ा दाव था। 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर लिंगायत और अन्य वर्ग में बांटने का ऐलान किया गया, लेकिन कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा हलाला, हिजाब और अजान जैसे बीजेपी के मुद्दे भी किसी काम नहीं आए। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन की बात करके मुस्लिम वोट को अपने खेमे में कर लिया। तो कर्नाटक में बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल आई वह एंटी इनकम्बेंसी की थी। सत्ता विरोधी लहर को कांग्रेस ने 40% कमीशन वाली सरकार बताकर और हवा दी। बीजेपी ने इस पर काम नहीं किया। इसके बाद पीएम मोदी ने इस चुनाव के केंद्र में खुद को प्लांट किया और एक कोशिश की कि ये जो चुनाव है विधानसभा का ना होकर दरअसल राष्ट्रीय बन जाए। वहीं कांग्रेस अपने स्थानीय मुद्दों पर कायम रही। इसका फायदा कांग्रेस को ये हुआ कि उसे एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला। कांग्रेस को मिली इस
जीत और बीजेपी के हार के क्या कुछ कारण रहे, इसी को लेकर आज मुद्दा में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए पैनल में 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विमल डालिया जी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है विमल जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता जयकरण वर्मा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पीयूष पंत जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विमल जी, निकायों में तो आपको बम्पर जीत मिली है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए आपको बधाई। और जयकरण जी, आपको कर्नाटक के लिए बधाई। अब चर्चा करते हैं विमल जी, शुरुआत आपसे करूंगी मैं। दक्षिण में आपका एकमात्र गढ़ जो है वो ढह गया, क्या कारण आप समझ पाए? देखा गया कि आपके परंपरागत लिंगायत वोटरों ने भी आपका साथ नहीं दिया। क्या येदियुरप्पा के सक्रिय राजनीति में ना होने की वजह से ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक्चुअल क्या है बोले तो वहाँ पे जो कर्नाटक का जो हालात थे वो थोड़े बीजेपी के महंगाई की वजह से विपरीत थे, और हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न किया कि कैसे भी हम सरकार बनाए, उसमें हम विफल रहे। लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि आने वाले दिनों में वो हम और अच्छा प्रयत्न करके फिर वापस हम पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरे के पूरे सीटें जीत के बताएंगे। चलिए ठीक है, हार को आपने स्वीकार किया, ये बड़ी बात है और ये स्वीकार करना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव है, हार जीत चलती रहती है। जयकरण जी, कर्नाटक में आपको ऐतिहासिक जीत मिली है, आपकी जीत में कौन से जो फैक्टर हैं वो प्रभावी रहे? से कर्नाटक की जनता ने, कर्नाटक के नेताओं पदाधिकारियों ने वहां पर सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी, सर्वोपर या कह लीजिए अंतर्यामी माननीय श्री मोदी जी के झूठ के घड़े को फोड़ते हुए जीत सत्य को जिताने का काम किया है। इसलिए कर्नाटक की जनता को मैं बारंबार सलाम करता हूं, उनके निष्ठा को मैं सलाम करता हूं। रेशु जी, देखिए जो वहां कर्नाटक की जीत है, आपने भी बताने का काम किया कि कोई भी हिंदू मुस्लिम कार्ड वहां नहीं चला। किसी भी तरह के मोदी जी का वो चक्र जिस चक्र से वो सारी दुनिया भेजने का काम करते हैं, इन्हीं के देश का एक प्रदेश कर्नाटक, वहां की जनता ने इनके चक्र को नेस्ताभूत करने का काम किया। क्योंकि जब चक्र सत्य का होता है और जनता के हित का होता है तो वो चक्र अपने आप शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन झूठ और फरेब के द्वारा बनाया गया चक्र, चलाया गया चक्र जनता के बीच में नहीं पाता। इसीलिए मोदी जी की जो हार हुई है, पहले मोदी जी को ये सोचना पड़ेगा कि अब देश में आपके द्वारा फैलाए जा रहे नफरत, देश में जो आपके तरह तरह काम किए जा रहे हैं जो देश हित में नहीं है, देश के लिए घातक है, जो आप देश की संस्थाओं को बेचने का काम किया, जो आपने देश की जनता को जो गुमराह करने का काम किया। जब रोजगार की बात आती है तो आपने रोजगार पर लंबे लंबे वादे किए, लेकिन हमारे जवानों नौजवानों ठीक है, अब तो जीत गए हैं जयकरण जी, अब तो जीत गए हैं, अब तो छोड़ दीजिए, अब तो छोड़ दीजिए, अब तो आपको इतनी बड़ी जीत मिली है, अब तो छोड़ दीजिए। ओबीसी मुस्लिम का आरक्षण बीजेपी ने लिंगायत और बोकालीगा में बांट दिया था जयकरण जी, बावजूद इसके इन दोनों समुदायों ने आपका साथ दिया है, हालांकि आप इस आरक्षण के विरोध में हैं। नहीं रेशु जी, देखिए अगर जो हम किसी विरोध में होते, मैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता वहां कर्नाटक की जनता के साथ थे, ना हम किसी के पक्ष में थे, ना हम किसी के विपक्ष में थे। हाँ, हम अगर जो किसी के विरोध में थे तो वो झूठ की जो पोटली थी माननीय मोदी जी की, उनके विरोध में थे कि ताकि कर्नाटक की जनता के माध्यम से एक संदेश पूरे देश में जा सके। माननीय मोदी जी, अब आपका डमरू, आपकी झूठ की पोटली काम आने वाली नहीं है। आपको जनता की बात सुनना पड़ेगा। मन की बातें आपने बहुत सुनी है, अब हमारे मन की बात आप सुनिए, और नहीं सुनना है तो कर्नाटक की जनता ने शुरुआत की है, आते आते और प्रदेश में भी आपका पतन नहीं। चलिए, अब तो आपको मौका मिल गया है ना, आप भी कर्नाटक में खूब मन की बात करिए, किसने रोका है जयकरण जी। पीयूष जी, बीजेपी दक्षिण को लेकर जिस तरह से महत्वाकांक्षी है, यह हार उस महत्वाकांक्षा पर भारी पड़ेगी? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि ये एक ही ऐसा राज्य था रेशु जी
जहां पे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पैर जो है वहां पे पूरी तरह मजबूती से खड़े थे वहां पे जो है। हाँ, और इसका श्रेय येदियुरप्पा जी को जाता है। और निश्चित रूप से एक कारण है उनकी हार का ये भी कि येदियुरप्पा जी को जिस तरह से साइडलाइन किया गया, उनका अपमान किया गया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, चाहे इसको भाजपा माने न माने। लेकिन देखिए, मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो है कि एक इच्छा है तो कि अपना परचम लहराए दक्षिण भारत में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के लोगों का मिजाज नहीं समझती है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों से अलग हैं, और वो जो धर्म का एक जो है धार्मिक और सांप्रदायिक जो एक बातें हैं, वो जो है कि उतना वो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो जाति समूहों में ज्यादा बटे हुए हैं, और धर्म के नाम पे वहाँ की राजनीति उतनी हो नहीं पाती है जितनी भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करती है। इसीलिए आपको देखिए, तमिलनाडु में भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली, और वो आंध्रा में भी उतनी सफलता नहीं मिली, वो अलायंस में ही वहां पे भी जीते हैं वो। और कर्नाटक में हाँ उनको मिली थी, लेकिन उसका एक बड़ा कारण था कि जिस तरह से लिंगायत समाज का जब कांग्रेस ने अपमान किया था, जब मानते हैं पाटिल साहब को जब हटाया गया था वहां मुख्यमंत्री पद से, तो लिंगायत समाज कहीं हर्ष महसूस किया था, और उसके बाद जो उसका बिखराव हुआ कांग्रेस से, तो उसको येदियुरप्पा ने अपनी झोली में लिया और अपनी झोली में लेके भाजपा के को परोस दिया वो। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो धर्म की राजनीति है वो हर जगह नहीं चल सकती है। बीजेपी को इस बात को अब समझना चाहिए। विमल जी, वोकालिगा और लिंगायत समुदाय को आपने आरक्षण दिया, लेकिन इस बार वोकालिगा समुदाय का अधिकतर वोट कांग्रेस को गया है। ओल्ड मैसूर में आपने बहुत मेहनत की, लेकिन वह फलित कांग्रेस को हुआ। घोषणाओं और लुभावनी योजनाओं से राज्य सरकार की नाकामी को दबाया नहीं जा सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, आज हमारे वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है, और रही बात आप बोल रहे हैं कि वोकालिगा और लिंगायत के वोट कम हुए, हम इस पे भी विश्लेषण करेंगे। और भाई ने बता रहा था कि येदियुरप्पा जी की हम इज्जत नहीं करते। हमारे पास जो बुजुर्गों की जो रेस्पेक्ट है वो हमारे पार्टी के सिद्धांत है, हम कभी भी उनकी इज्जत करते हैं। आप देख लीजिए, आज भी हमारे पास ऐसी बात नहीं है, ये बात इन गलत कर रहे हैं। येदियुरप्पा जी का आज भी हम सम्मान करते हैं, आगे भी हम करेंगे। हमने अपना प्रयत्न पूरा किया है, भले ही हम यहाँ पे हार गए होंगे, ये हार कोई परमानेंट नहीं है। आपने देखा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में एक अलग रो रहता है और एमएलए इलेक्शन में एक अलग रो रहता है। और आप आने वाले दिनों में देखिए, आज देखिए लास्ट इलेक्शन में भी आपने 2019 में देखा है कि जहाँ पे हमने राजस्थान में हारी है, वो पार्लियामेंट में हमने एब्सोल्यूट पूरी सीटें हमारे पास आई थी। मध्य प्रदेश में भी यही हाल था, और कर्नाटक में भी हमने आज तकरीबन मैक्सिमम सीट हमने जीती है। तेलंगाना में हमने 4 सीट जीती है, तो लक्षद्वीप में हमने 1 सीट जीती है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जहाँ जीते हैं उसके लिए तो हम आपको बधाई दे ही रहे हैं ना। मैंने तो देखिए आपको निकाय चुनाव तक के लिए बधाई दी शुरुआत में ही, लेकिन जहाँ पर आप हारे हैं वहाँ तो मंथन करने की जरूरत है ना विमल जी। जरूर करेंगे। हम 24/7 का काम करते हैं, हम टेम्पररी काम नहीं करते। जहाँ पे हार होती है हमें बधाई नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कम्युनल की बात नहीं करते। हमने बैंक की बात नहीं की है। हमने तो क्या आपने इससे पहले डेवलपमेंट नहीं किया था? क्यों आपको जनता ने नकार दिया? कहाँ पे का विकास की बात है? हाँ, क्या बजरंगबली का विकास की बात है? हम विकास की बात करते हैं। देखो, हमने आज तक पूरे इलेक्शन आपने देखा है, अब 303 सीटों पे आना विकास की बात ही है। जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम विश्वास से खड़े उतर रहे हैं। आज भी हमारे 14 स्टेट में गवर्नमेंट है। जनता विश्वास करती तो कर्नाटक में इतनी बुरी तरीके से नहीं हारते ना। जनता विश्वास करती तो इस तरीके से नहीं हारते। जयकरण जी, देखा जाए तो जेडीएस का भी गढ़ आपने गिराया है इस बार। राहुल गांधी लिंगायत में दीक्षित हैं, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक का जो फायदा है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं क्या कारण रहे कि कांग्रेस बेंगलुरु और तटीय कर्नाटक में उतनी सफल नहीं रही? जी देखिए, अभी हमारे भाजपा के साथी का कहना था कि विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग चेहरे होते, अलग अलग चुनाव होता। जब इनकी जीत होती है तो जीत मान ली मोदी की होती है, और हार होती है तो फिर अलग अलग विधानसभा और क्षेत्रीय नेताओं पर थोपने का काम करते हैं।
आपने सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछने का काम किया। रेशु जी, आप कहीं बड़े अजीब सवाल कर दे जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता असमंजस में आ जाते हैं। असमंजस में क्या, कोई भी नेता इसका मंथन नहीं कर सकता। अब ये अपने हार का मंथन कैसे कर पाएंगे रेशु जी? माननीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की चेहरा है, मुखिया है, सब कुछ है, तो उनके ऊपर कौन सा, भाई ये तो प्रवक्ता है, हम लोग आपके सामने बैठे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता नेता हैं। अब हमारी हैसियत में इनकी ऐसे नहीं, भाई बड़े नेता भी मोदी जी के ऊपर कैसे प्रश्न उठा पाएंगे? आज मोदी जी को स्वयं विचार करना चाहिए कि कौन सी गलती हमारे द्वारा इस देश में किया जा रहा है जिससे देश की जनता हमें नकारने का काम कर रही है। तो प्रवक्ता ठीक है, अभी तो इस साल और भी चुनाव बाकी हैं, इस साल और भी चुनाव बाकी हैं। तो जैसा कि अभी आपने कहा, इस दौरान जयकरण जी तो 2 राज्यों में हार हुई है, इससे पहले हिमाचल में भी बीजेपी की हार हुई है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को खुद ही मंथन करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन पीयूष जी, ये देखिए कि हिमाचल के बाद कर्नाटक, कांग्रेस का लगातार 2 राज्य जीतना, बीजेपी का आत्मविश्वास तो कहीं ना कहीं टूटेगा ही। देखिए, बीजेपी का आत्मविश्वास इतनी जल्दी नहीं टूटता, क्योंकि बीजेपी एक बहुत मजबूत पार्टी है और मोदी जी उनके साथ हैं। लेकिन हाँ, आत्म मंथन करने की जरूरत जरूर है उनकी। जो वो नहीं करती है, उसको लगता है कि वो इनविंसिबल है, वो मोदी जी इनविंसिबल है, तो इसमें प्रश्न लग गया है। क्योंकि अगर आप सिर्फ जो है नारेबाजी करेंगे और धर्म का चटकारा लेंगे, तो मुझे लगता नहीं उससे काम चलेगा। ये हमने हिमाचल में भी देख लिया, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जिसने बदलाव लाया कांग्रेस के पक्ष में, जो वोटिंग गई वहां पे। यहाँ पे भी जो गारंटीज थी, यहाँ पे जो गरीब आदमी है, जो महिलाएं हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने उतना कंसर्न नहीं दिखाया। और ज्यादातर उन्होंने यही बात करी कि मोदी जी, आपको याद होगा अमित शाह जी ने क्या कहा था? अमित शाह जी ने कहा था कि अगर जो है कि दंगे होने तक की बात कह दी थी, अगर कांग्रेस जो है कि पार्टी के पास सत्ता आई। उन्होंने ये भी कहते थे, विधायकों तक को उन्होंने नकार दिया था। उन्होंने कहा था ये चुनाव विधायकों को चुनने का नहीं उतना है जितना कि ये कर्नाटक को मोदी जी को देने का है, उसको कर्नाटक के भविष्य के लिए। तो ये बातों को जरा उनको सोचना होगा कि अगर आप एक लोगों के इश्यू को छोड़ के, और यहाँ कांग्रेस ने लगातार अपना प्रचार जो है लोगों के मुद्दों से जोड़े रखा, उन्होंने उनके बीच बातचीत करी। इसके पहले भी जब सिद्धरमैया जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इंदिरा जो है किचन और इस तरह के लोगों को जो है कि दूध स्कूली बच्चों के लिए दूध देने की योजना दी थी, ये सब, और अनाज की योजना थी। तो लोगों के मुद्दे जो है उनके जो है उनको लेके आप चलेंगे तो आप बिल्कुल सही आपने कहा कि लोगों के मुद्दों को लेकर चलना ही चाहिए, और इसी वजह से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है। कहीं ना कहीं कर्नाटक में कांग्रेस लोगों के मुद्दों के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन विमल जी, आप लोगों ने तो चुनाव में बजरंगबली तक को नहीं छोड़ा, वहीं टीपू की हत्या 2 वोकालिगा सरदारों ने की थी, ऐसा भी खूब प्रचार किया था, फिर भी सफलता नहीं मिली, बल्कि उल्टे असर हुआ। आपको समझना चाहिए कि ऐसे भावनात्मक आवेग से बार बार राजनीति नहीं चलती है। नहीं, ऐसी बातें हमने नहीं चालू किया है। आज कांग्रेस ने बजरंग दल पे उंगली उठाई है। हम तो डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे थे, और हमने कर्नाटक में डेवलपमेंट, तो आपने तो बजरंग दल को भी बजरंगबली से जोड़ दिया। नहीं, देखो, बजरंग दल का कार्यकर्ता बजरंगबली है। आप ये नहीं मानते? आप देखो, कोरोना काल में आज बजरंग दल का कार्यकर्ता कितना काम किया है। ये कोई देशद्रोही पार्टी नहीं है, कोई देश के खिलाफ काम नहीं करती है। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। आज 100 करोड़ हिंदुओं पे उंगली उठाने का काम कर रही है, ये कांग्रेस का काम अच्छा काम नहीं है, ये गलत काम कर रही है। सिर्फ एक मुस्लिम वोट बैंक के लिए पूरे हिंदू समाज के ऊपर उंगली उठाना, ये गलत। आप बताइए, बजरंग दल ने क्या गलत काम किया है? आज अच्छा, जो अगर करता है उस पर एक्शन लीजिए। हम ऐसा नहीं बोलते कि एक्शन न खोलो, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं की मनोभावना को खराब करना, ये कांग्रेस का गलत काम है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और हम अवसरवादी नहीं है कि हम आज अगर हिंदू हम आज 70 सालों से जुड़े हुए हैं, हम फकर के साथ बोलते हैं। कांग्रेस बोल दीजिए हम खाली मुसलमानों के ये, हम हिंदुओं के नहीं है। हम ऐसा काम नहीं करते, हम सबको साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। रेशु जी, अभी हमारे भाजपा के साथी बार बार हिंदू 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 रटने का काम कर रहे थे। जब ये जिस बजरंग दल की बात कर रहे हैं, जब यही बजरंग दल
दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को उनकी जात देख कर लिखने का काम करता है, मानने का काम करता है। अब इनको याद नहीं आता कि वो भी हिंदू है और बजरंग दल को क्या करना चाहिए। जब इनका बजरंग दल जात देख करके घोड़ी से उतार देने का काम करता है, लोगों की दाढ़ी मोछ बनवा देने का काम करता है, तब ये भाजपा के लोग को हिंदू नहीं मानते। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को गलती इनकी है भाजपाइयों के कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में एक्सीडेंटल हिंदू हम लोगों को मानते हैं, चुनावी हिंदू हम लोगों को मानते हैं, लेकिन जब सम्मान देने की बात आ जाती है तब हमारे ऊपर डंडे और कोड़े और गालियां सुनाई जाती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से रेशू की बात कह सकता हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं, गांव में रहता हूं, आज भी 80% गालियां इसके द्वारा दी जाती है रेशू जी, वो जात देखकर ही दी जाती है। बिल्कुल पीयूष जी, जिस तरीके से इन चुनावों में ये पूरा मुद्दा छाया रहा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसके साथ ही कौन कौन से ऐसे फैक्टर ज्यादा प्रभावी रहे इस चुनाव में? देखिए रेजू जी, ये भारतीय जनता पार्टी तो देखिए शुरू से ही जो है कि वो चाहती थी इस बार का चुनाव जो है वो कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पे न आ जाए। ये उन्होंने तय कर दिया था, BL संतोष को ये जिम्मेदारी दी गई थी और वो ये कर इसी से जो है कि येदियुरप्पा भी नाराज हुए थे, क्योंकि येदियुरप्पा भी कभी हिंदुत्ववादी राजनीति नहीं की उन्होंने कर्नाटक में। उन्होंने सभी तबकों को, सभी वर्गों के लोगों को, धर्म के लोगों को लेकर चले थे वो। और इसी पे जो है कि बाकी आप जो लोग कांग्रेस में चले गए छोड़ के, वो भी नाराज थे, क्योंकि वो सब जो है एक बीच की राजनीति करते थे सबको लेके चलने की। तो ये हिजाब का मामला आप देख लीजिए, टीपू सुल्तान का मामला आप देख लीजिए, लव जिहाद का मामला देख लीजिए, तमाम थे ये। तो इस बार तो उनको ये भारी पड़ गया और वो उसी पे रहे। हालांकि बीच में जब अपना ये जानते हुए फिर जो है कि जब ये अपना जो है घोषणा पत्र लाए तो उनमें इन्होंने निश्चित रूप से कुछ जो है कि मुफ्त की चीजें देने का भी वादा कर दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि कहीं जमीन हमारी खिसक न जाए, क्योंकि कर्नाटक में धर्म के नाम पे यहाँ की जनता चीजों को लेती नहीं है। वहाँ की जनता प्रबुद्ध है, वो जानती है, बाकी जनता किसान है, वो है, उसकी जमीनें छीन ली थी इस सरकार ने, बुमई सरकार ने 2022 में एक कानून लाके कि जिसको कि उनकी किसानों की जमीन कॉर्पोरेट ले सकते हैं, उससे काफी असंतोष था। तो लोगों में ये सब चीज तो इन्होंने भुला के फिर बजरंग प्रधानमंत्री जी ने ये बात कह दी बजरंग बली की, तो पूरा सांप्रदायिक करने की कोशिश करी। वहीं जो है कांग्रेस से भ्रष्टाचार का जो है मुद्दा उठाया बहुत तगड़ा, जो जनता के बीच में गया। आपको याद होगा किस तरह से ये नारा चला कि पे 40% वाला जो नारा चला, पूरा का पूरा जो है कि ये पूरे पोस्टर लगाए गए, तमाम चीजें की गई। तो ये करप्शन का मामला बहुत बड़ा। बिल्कुल सही आपने कहा कि कर्नाटक की जो जनता है वो प्रबुद्ध है, वो जानती है कि हमारे लिए कौन अच्छा कर सकता है, कौन बुरा कर सकता है, क्या कुछ हमारे लिए बेहतर है, और वो ही कर्नाटक की जनता ने किया। कांग्रेस को इस बार कर्नाटक की जनता ने आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।